You are watching Slime Recap. ली यांग का पपेट बस वहीं खड़ा होकर देख रहा होता है कि इतने सारे सुपर प्रेशियस मटेरियल्स पूरी तरह बर्बाद हो गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके अंदर स्नेकी के लिए नफरत की आग जल रही हो। दूसरी तरफ स्नेकी खुद भी काफी डिसअपॉइंटेड है। आखिर उसने सच में फेल कर दिया था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद स्नेकी को एहसास होता है कि उसकी मेथड असल में गलत नहीं थी। असली प्रॉब्लम तो ये बेहद घटिया एंशिएंट एल्केमी फर्नेस था जिसे वो इस्तेमाल कर रहा था। उसके मटेरियल्स इतने रेयर और पावरफुल थे कि किसी नॉर्मल पुराने आर्टिफैक्ट फर्नेस में उन्हें रिफाइन करना बेहद मुश्किल था। फर्नेस बस उस लेवल की हीट हैंडल ही नहीं कर पाया, इसलिए स्नेकी फिलहाल सारी चीजें पैक करके रख देता है। वह सोचता है कि जब उसे कोई ज्यादा सूटेबल क्राफ्टिंग फर्नेस मिल जाएगा तब वो दोबारा कोशिश करेगा। इसके बाद वो अपने नए पपेट्स को भी स्टोरेज स्पेस में रख देता है। हालांकि ऑनेस्टली इतने कम नए पपेट से उसकी पुरानी कलेक्शन की कमी शायद ही पूरी होने वाली थी। तभी स्नेकी को कुछ याद आता है जो हेहुआंग ने उसे काफी पहले बताया था। चू स्टेट के सदर्न रीजन में सबसे बेस्ट क्राफ्टर्स माउंटेन मूविंग सेक्ट से बिलोंग करते हैं और वहाँ एक रूमर भी काफी फेमस है कि उनके पास आज तक खुद माउंटेन मूविंग पेट्रियार्क का छोड़ा हुआ ओरिजिनल क्राफ्टिंग फर्नेस मौजूद है। इतना ही नहीं, उनके सेक्ट के नीचे एक एक्चुअल अंडरग्राउंड ड्रैगन वेन भी है जो उनकी क्राफ्टिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। स्नेकी सोचने लगता है कि शायद अगला टारगेट माउंटेन मूविंग सेक्ट ही होना चाहिए। अगर वह वहां पहुंच गया तो शायद उसे आखिरकार एक अच्छा क्राफ्टिंग फर्नेस मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस सेक्ट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ऐसे में बिना तैयारी के वहां जाना सीधा मुसीबत को इन्वाइट करना होगा। इसलिए स्नेकी फैसला करता है कि वहां जाने से पहले उसे कुछ माइनर टेलीपोर्टेशन टैलिस्मन जरूर चाहिए। मुश्किल समय में ये उसकी जान बचा सकते हैं। उसे लियांग की स्टोरेज से कुछ ब्लैंक स्पिरिट टैलिस्मन्स तो मिल गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से एक भी फिनिश नहीं था। स्नेकी सोचता है कि क्या लियांग के पास उन्हें ड्रॉ करने का टाइम ही नहीं था, लेकिन फिर उसे असली वजह समझ आती है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी बल्कि मटेरियल्स की थी। लियांग की पूरी स्टोरेज में वॉइड स्टोन्स का एक भी टुकड़ा नहीं था। वॉइड स्टोन्स बेहद रेयर होते हैं, इसलिए माइनर टेलीपोर्टेशन स्क्रोल्स का ओपन मार्केट में मिलना भी लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन स्नेकी के पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले से मौजूद था। उसका अपना स्टोरेज जेड असल में वॉइड स्टोन से ही बना हुआ था। उसके पास पहले 2 पीसेस थे, जिनमें से एक उसने हेहुआंग को दे दिया था, लेकिन दूसरा अभी भी उसके पास था और वह उसे इस्तेमाल करके अपना टेलीपोर्टेशन टैलिस्मन बना सकता था। स्नेकी तुरंत वॉइड एनर्जी को स्टोन में इन्फ्यूज करना शुरू करता है और ब्लैंक स्पिरिट टैलिस्मन्स पर केयरफुली अरे इंस्क्राइब करता है। वॉइड एनर्जी की वजह से अरे पहली ही कोशिश में सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है। अब सिर्फ आखिरी स्टेप बचता है, उसमें अपना स्पिरिट इम्प्रिंट डालना। स्नेकी ये भी परफेक्टली कर लेता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब चीज नोटिस होती है। उसके टैलिस्मन पर बने रून्स का कलर बाकी नॉर्मल टैलिस्मन से अलग होता है। आमतौर पर दूसरे लोगों के रून्स ब्राइट गोल्डन ग्लो करते हैं, लेकिन स्नेकी के रून्स पूरी तरह पिच ब्लैक होते हैं। स्नेकी सोचने लगता है कि शायद ये उसके स्पेशल ट्रू ची की वजह से हो रहा है। फिर भी वो सोचता है कि इसे पहले टेस्ट कर लेना चाहिए जस्ट टू बी सेफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टैलिस्मन सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है और उसके पास ज्यादा वॉइड स्टोन्स भी नहीं बचे हैं। इसलिए वो तय करता है कि इसे अभी वेस्ट नहीं करेगा, असली इमरजेंसी आने पर ही इस्तेमाल करेगा। तभी अचानक लियांग का कम्युनिकेशन जेड पेंडेंट चमकने लगता है। स्नेकी को तुरंत क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर किसी मरे हुए आदमी को कौन मैसेज भेज रहा है। अचानक उसके सामने एक अजीब सी काली स्मोक जैसी स्पिरिट मटेरियलाइज हो जाती है। स्नेकी तुरंत सोचता है कि कहीं ये कोई हार्डकोर डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक तो नहीं है। सेफ्टी के लिए वो तुरंत ली यांग के पपेट को बुलाकर अपने सामने शील्ड की तरह खड़ा कर देता है। वो स्पिरिट सीधे ली यांग से बात करना शुरू कर देती है। स्नेकी ने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। स्पिरिट माउंटेन मूविंग सेक्ट के खिलाफ अगले दिन रात थर्ड वॉच के दौरान होने वाले एक बड़े प्लान के बारे में बताने लगती है। स्नेकी सोचता है कि मैसेज देने के बाद ये स्पिरिट अपने आप गायब हो जाएगी। उसे लगता है कि जिसने भी इसे भेजा है उसकी कल्टीवेशन लेवल जरूर बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही स्नेकी सुनता है कि टारगेट माउंटेन मूविंग सेक्ट है, उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। ये तो उसकी अपनी प्लान के लिए परफेक्ट सेटअप है। वो सोचता है कि क्यों ना लियांग का डिस्गाइज लेकर इसी ग्रुप के साथ माउंटेन मूविंग सेक्ट में इन्फिल्ट्रेट किया जाए। इससे उसे बिना ज्यादा रिस्क के अंदर जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन तभी स्पिरिट अचानक रुक जाती है। वह सवाल करती है कि लियांग आखिर उसे जवाब क्यों नहीं दे रहा। स्नेकी पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ कोई रिकॉर्डिंग या सिंपल प्रोजेक्शन नहीं है। ये स्पिरिट एक्चुअली अलाइव है और रियल टाइम कॉन्वर्सेशन कर सकती है। स्नेकी तुरंत पैनिक में अपनी फ्लेम स्नेक टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। फ्लेम स्नेक तेजी से उस स्पिरिट के चारों तरफ लिपट जाती है और उसे डिवाउर करना शुरू कर देती है। लेकिन स्पिरिट उल्टा स्नेकी से पूछने लगती है कि वो असल में कौन है। ये सुनकर स्नेकी एक पल के लिए कंप्लीटली ऑफ गार्ड हो जाता है। अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो तुरंत अपना सोल डिवॉरिंग बैनर निकालता है और पूरी स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वो स्पिरिट को अपने स्नेक स्पिरिट्स के लिए खाना बना देता है। जैसे ही स्पिरिट पूरी तरह डिवावर होती है, कम्युनिकेशन जेड अचानक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। स्नेकी ये देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है।
उसे यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी सी पेंडेंट के अंदर ऐसा क्रेजी ट्रिक छिपा हुआ था। वो सोचने लगता है कि शायद वो प्रोजेक्शन किसी हाई लेवल क्लोन का हिस्सा था, लेकिन दूसरी तरफ उस स्पिरिट की एबिलिटीज देखकर ऐसा भी लगता है कि वो सिर्फ मैसेज भेजने के लिए बनाई गई थी। उसमें कोई असली कॉम्बैट पावर नहीं थी। ये यांग जी के क्लोन्स की तरह बिल्कुल नहीं था। फिर भी स्नेकी को अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आ चुकी थी। ली यांग के पीछे डेफिनेटली कोई बड़ा एक्सपर्ट था। मतलब हमारा स्नेकी अभी अभी एक ऐसी प्रॉब्लम में कदम रख चुका था जो उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा बड़ी थी। उधर रियू टैवर्न में माहौल पूरी तरह टेंस हो चुका था। शू किनफेंग, जो अर्ली गोल्डन कोर स्टेज का मास्टर था, अपना ड्रिंक टेबल पर रख देता है। उसे पहले ही महसूस हो चुका था कि ली यांग के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। जांग ताए, जो खुद भी अर्ली गोल्डन कोर स्टेज पर था, तुरंत बोलता है कि उसे लियांग पर शुरू से ही भरोसा नहीं था। उसके हिसाब से लियांग एक डेमोनिक हेरेटिक था और ऐसे बैकस्टैबर पर भरोसा करना शुरू से ही बेवकूफ़ी थी। तभी जैंग फे, जो लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर और माउंटेन मूविंग सेक्ट का एक्चुअल डिसाइपल था, सू चिनफेंग से पूछता है कि अगर रोग कल्टीवेटर्स पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता तो फिर उन्हें रिक्रूट करने का फायदा क्या था। शू किनफेंग समझाता है कि हाँ, ली यांग एक डिमोनिक कल्टीवेटर जरूर था, लेकिन जो लोग उसे लगातार रेयर मटेरियल सप्लाई कर रहे थे उन्हें वो इतनी आसानी से बिट्रे नहीं करता। उसकी सेंसिंग के हिसाब से ज्यादा चांसेस यही हैं कि ली यांग को किसी ने सीधे डिलीट कर दिया है। फिर वो सबको याद दिलाता है कि इस समय उनके पास मैन पावर की बहुत कमी है। इसी वजह से उन्हें ली यांग जैसे लोगों को भी अपनी टीम में शामिल करना पड़ा। कुशवान, जो पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मंक था, एक ऑब्वियस प्रॉब्लम सामने रखता है। अब उनके पास अगले दिन रात माउंटेन मूविंग सेक्ट पर होने वाले बड़े रेड के लिए एक हेल्पर कम हो चुका है। लेकिन ए यिन, जो एक और पीक फाउंडेशन एक्सपर्ट थी, इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। वो पूछती है कि कुशवन इतना डर क्यों रहा है। उसके हिसाब से माउंटेन मूविंग सेक्ट अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा है और काफी कमजोर हो चुका है। वो आगे कहती है कि अगर सिचुएशन बिगड़ भी गई तो वे बस पैसे देकर उस पर्पल हेड थीफ को हायर कर सकते हैं। अगले दिन सेकंड वॉच के दौरान माउंटेन मूविंग सेक्ट में स्नेकी पहले से मौजूद होता है। वह अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक की मदद से पूरी तरह हिडन रहता है। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया है। उसके पास पूरे 8 माइनर टेलीपोर्टेशन टैलिस्मन्स हैं। इनके साथ अगर उसकी फिश ड्रैगन माइक्रो स्टेप्स और पपेट आर्ट्स की पोजीशन शिफ्टिंग एबिलिटी भी जोड़ दी जाए तो सिचुएशन पूरी तरह खराब होने पर भी उसके पास भाग निकलने के कई ऑप्शंस हैं। स्नेकी ने पूरा एस्केप प्लान पहले ही तैयार कर रखा है। उसे पता है कि जिस ग्रुप के साथ ली यांग को आना था वो थर्ड वॉच से पहले यहाँ पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए जब तक वे लोग यहाँ आकर रेड शुरू करेंगे तब तक स्नेकी आर्टिफैक्ट फर्नेस हासिल करके पीछे के रास्ते से निकल जाने का प्लान बना चुका है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी है। स्नेकी आखिर सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्शन अरे से बिना अलार्म ट्रिगर किए अंदर और बाहर कैसे जाएगा। पिछली बार वो और हैहुआंग सिर्फ इसलिए सफल हुए थे क्योंकि स्नेकी ने पूरी तरह हैहुआंग पर डिपेंड किया था। हैहुआंग ने प्रोटेक्शन अरे को क्रैक करके उनके लिए एक बैकडोर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तैयार किया था। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। माउंटेन मूविंग सेक्ट में सिर्फ एक गोल्डन कोर स्टेज एक्सपर्ट फोर्ट की सिक्योरिटी संभाल रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग रूम से काफी दूर स्टेशनड है। ऊपर से स्नेकी अपनी डिटेक्शन जेड प्लेट से उसकी ऑरा चेक करता है और नोटिस करता है कि उस एक्सपर्ट की ऑरा सरप्राइजिंगली काफी वीक है। इसका मतलब है कि या तो वह गोल्डन कोर एक्सपर्ट किसी बहुत बड़ी इंजरी से रिकवर कर रहा है या फिर डीप सिक्लूडेड कल्टीवेशन में बैठा हुआ है। स्नेकी अभी ये सोच ही रहा होता है कि आगे क्या करना चाहिए। तभी सेक्ट के बाहर से जोरदार हंगामे की आवाज आने लगती है। स्नेकी मिट्टी के अंदर से थोड़ा बाहर झांक कर देखता है तो एक गार्ड को शाओचो पर चिल्लाते हुए देखता है। गार्ड उसे कह रहा होता है कि उसने सेक्ट की बहुत बड़ी बदनामी करवाई है और उसे ऑफिशियली सेक्ट से निकाल दिया गया है। स्नेकी ये देखकर ऑनेस्टली हैरान हो जाता है कि शाओचो अभी तक जिंदा कैसे है। शाओचो खुद भी इस बात से पूरी तरह ब्लाइंड साइडेड होता है। उसे पता ही नहीं था कि उसे एक्सपेल कर दिया गया है। लेकिन गार्ड बड़े स्मग अंदाज में बताता है कि सेक्ट मास्टर ने नया डिक्री जारी किया है। उस डिक्री के मुताबिक शाओचो और उसके साथ आने वाले किसी भी स्ट्रे स्नेक या डॉग तक को माउंटेन मूविंग सेक्ट में कदम रखने की सख्त मनाही है। ये सुनकर शाओचो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता और वह चिल्लाकर कहता है कि वो खुद सेक्ट मास्टर के पास जाकर आमने सामने बात करेगा। लेकिन गार्ड्स उसका रास्ता रोक देते हैं और उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देते। स्नेकी ये पूरा सीन देखकर हल्का सा स्मर्क करता है। उसके लिए सिचुएशन एकदम परफेक्ट है। वह सोचता है कि क्यों न थोड़ा गुड गाय बनकर शाओचो की मदद कर दी जाए और इसी केओस का फायदा उठाकर खुद सेक्ट के अंदर घुस जाए। मतलब प्लान तो एकदम फ्लॉलेस लग रहा था। शाओचो वहीं खड़ा होकर सेक्ट मेंबर से पूछता है कि क्या वे सच में उसके साथ ऐसा करने वाले हैं, क्या वे सच में अभी उससे फाइट करना चाहते हैं। लेकिन सामने वाले बस उसे जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ये सेक्ट लीडर का डायरेक्ट ऑर्डर है। माहौल धीरे धीरे काफी हीटेड होने लगता है और इसी बीच स्नेकी क्वाइटली अंदर घुस जाता है और जमीन पर एक स्पिरिट अवेकनिंग पिल गिरा देता है। शाओचो अपने पुराने ब्रदर्स के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह रेडी खड़ा होता है। दूसरी तरफ सेक्ट मेंबर सोच रहे होते हैं कि क्या वह आज सच में जबरदस्ती माउंटेन पर चढ़ने वाला है। लेकिन इससे पहले कि कोई अटैक करे
उस पिल से ऐसी भयंकर बदबू फैलती है कि पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। स्मेल इतनी ज्यादा हॉरिबल होती है कि सबकी हालत तुरंत खराब हो जाती है। सेक्ट मेंबर्स इसे बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाते। कुछ वहीं उल्टी करने लगते हैं और कुछ तो पूरी तरह इनकैपेसिटेटेड होकर जमीन पर गिर जाते हैं। शाओचो भी उस बदबू से बुरी तरह परेशान होता है, लेकिन समहाउ उसे स्मेल में स्नेकी की सेंट महसूस हो जाती है। स्नेकी तुरंत ऑफेंडेड हो जाता है। उसके मन में आता है, भाई तुम्हें कैसे पता ये मैं हूँ? शुबाई नहीं हो सकता क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी बदबू करता हूँ? लेकिन शाओचो खांसते हुए बस इतना कहता है कि उसे बस गट फीलिंग हुई। स्नेकी उसे देखकर सोचता है कि ये आदमी स्मेल की वजह से लिटरली रो क्यों रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि शाओचो इतना वीक निकलेगा, लेकिन शाओचो के लिए ये स्मेल सच में अनबेरेबल होती है। आखिरकार स्नेकी उसे कहता है कि खुद को संभालो और जल्दी से उसे अंदर ले चलो। उसे माउंटेन मूविंग सेक्ट की स्मिथी इस्तेमाल करनी है। शाओचो अग्री कर जाता है और स्नेकी को अपनी रोब्स के अंदर छिपा लेता है। दोनों सीधे फ्रंट गेट की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में शाओचो थोड़ा नर्वस होता है और सोचता है कि पता नहीं उसका पुराना एल्डर टोकन अभी भी काम करेगा या नहीं। स्नेकी तुरंत पहचान लेता है कि ये वही टोकन है जिसे उसने पिछली बार शाओचो की मदद करके हासिल करवाया था, और उनकी सरप्राइज के लिए टोकन सच में काम कर जाता है। गेट खुल जाता है। पीछे खड़े बाकी मेंबर्स चिल्लाने लगते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि शाओचो खुद अपनी मौत की तरफ जा रहा है। इसके बाद वे जल्दी से सेक्ट लीडर को इसकी खबर देने के लिए भाग रहे हैं। अंदर पहुंचने के बाद शाओचो स्नेकी से कहता है कि उसे सबसे पहले सेक्ट लीडर से जाकर मिलना होगा और उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा। वो स्नेकी को स्मिथी की तरफ जाने और वहीं वेट करने को कहता है। फिर बोलता है कि अगर एक इंसेंस स्टिक जितना टाइम बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आता तो स्नेकी खुद किसी तरह अंदर जाने का रास्ता निकाल ले। स्नेकी जानता है कि इस समय पूरा सेक्ट शाओचो से नफरत कर रहा है, इसलिए वह उसे सावधान रहने को कहता है। लेकिन शाओचो बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और कहता है कि उसे अपना ध्यान रखना आता है। दूसरी तरफ सेक्लूजन केव में शाओचो आखिरकार सेक्ट लीडर शियाजी के सामने पहुंचता है। शियाजी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही शाओचो के आने की उम्मीद कर रहा था। शाओचो झुककर उसे रिस्पेक्ट देता है, लेकिन शियाजी बस उसे देखकर कहता है कि उसे सेक्ट से एक्सपेल कर दिया गया है। फिर वो पूछता है कि आखिर वो वापस यहाँ क्यों आया है। शाओचो सीधे पूछता है कि उसे सेक्ट से निकाला क्यों गया और उसका मास्टर कहाँ है। शियाजी बताता है कि उसका मास्टर अभी चुयांग सिटी में कुछ जरूरी काम में व्यस्त है और कुछ समय तक वापस नहीं आएगा। इसके बाद शियाजी असली बात सामने रखता है। वह शाओचो पर एल्डर क्वाइट, 2 लॉ एनफोर्सर्स और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 5 चिन आर्मी सोल्जर्स की हत्या का आरोप लगाता है। उसके हिसाब से इनमें से सिर्फ एक क्राइम ही किसी इंसान को सैकड़ों बार मौत की सजा दिलाने के लिए काफी है। इसीलिए शियाजी साफ कहता है कि शाओचो को सेक्ट से निकालना असल में उसके लिए बहुत बड़ी मर्सी थी। वह उसे समझाता है कि अगर उसे सच में सेक्ट की परवाह है तो उसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। शाओचो अपनी तरफ की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन शियाजी उसे बीच में ही रोक देता है। वह गुस्से में कहता है कि ये सारी बंद करे वरना उसे वहीं खत्म करने पर मजबूर होना पड़ेगा। शाओचो उसे थोड़ा शांत होने के लिए कहता है। वह कहता है कि सेक्ट की भलाई के लिए वह चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले बस एक आखिरी फेवर चाहता है। वह सिर्फ एक बार और स्मिथी इस्तेमाल करना चाहता है। शियाजी एक लंबी सांस लेता है और अपना जेड पेंडेंट शाओचो की तरफ फेंक देता है। वह कहता है कि इसे ले जाओ, अपना काम खत्म करो और तुरंत माउंटेन से निकल जाओ। इसके बाद दोबारा यहाँ अपना चेहरा मत दिखाना। शाओचो उसे थैंक्स करता है और आखिरी बार गुड बाय कहता है। वह जेन्युइनली उम्मीद करता है कि शियाजी और उसका मास्टर अपना ख्याल रखें। अंदर से शियाजी भी काफी दुखी होता है। शाओचो जैसा टैलेंटेड डिसाइपल सेक्ट से दूर चला जाए, ये उसके लिए सच में बहुत बड़ी पिटी थी। लेकिन शियाजी पिछले कुछ समय से स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहा था और उसे पता था कि सेक्ट की लक लगभग खत्म हो चुकी है। एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी उनके रास्ते में आ रही थी। अपनी करंट इंजरीज के साथ उसे मालूम था कि इस कैटास्ट्रोफी से बचना शायद पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए शाओचो जैसे टॉप टियर टैलेंट को, जिसे खुद चिन शुआंगजी भी अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, इस डूबते हुए जहाज के साथ नीचे जाने देने का कोई मतलब नहीं था। उधर स्मिथी के पास स्नेकी थोड़ा नर्वस होने लगता है। आधा इंसेंस स्टिक जितना टाइम निकल चुका था, लेकिन शाओचो का अभी तक कोई पता नहीं था। स्नेकी सोचने लगता है कि शायद उसे पहले से ही कोई एम्बुश तैयार कर लेना चाहिए था। वह अपना सेंसर जेट चेक करता है और देखता है कि वहां सिर्फ एक एल्डर मौजूद है जो पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है और स्मिथी की गार्डिंग कर रहा है। स्नेकी कैलकुलेट करता है कि अगर वह सही समय पर सोल डिवॉरिंग बैनर इस्तेमाल करके इस एल्डर को सरप्राइज कर दे तो उसके जीतने के चांसेस काफी अच्छे हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कोई क्रेजी मूव करता, शाओचो आखिरकार वापस आ जाता है। स्नेकी को इतनी राहत मिलती है कि उसे खुद कोई एक्स्ट्रा हेवी लिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। दोनों स्मिथी की तरफ बढ़ते हैं। शाओचो सेक्ट लीडर का वीआईपी जेड पेंडेंट दिखाता है और एल्डर शू से कहता है कि उन्हें स्मिथी यूज करनी है। एल्डर शू जानता है कि सेक्ट लीडर का शाओचो पर अभी भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए वो दोनों को बिना ज्यादा सवाल किए अंदर जाने देता है। स्नेकी ये देखकर लिटरली माइंड ब्लोन हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि इस दुनिया में कनेक्शंस होना सच में एक चीट कोड है। शाओचो उसे मेन स्मिथी रूम के अंदर ले जाता है
और स्नेकी वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। पूरा रूम इतनी ज्यादा ची और मोल्टन मेटल से भरा हुआ होता है कि ऐसा लगता है जैसे वे किसी एक्टिव वॉल्केनो के अंदर खड़े हों। ये सेटअप सेक्ट के फाउंडर वू वैंग की बनाई हुई एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस थी। स्नेकी सोचता है कि अगर ये फर्नेस उसके स्टबन एंशिएंट एल्केमी फर्नेस को भी नहीं पिघला सकता तो फिर उसे क्राफ्टिंग छोड़कर अपना सिर किसी ब्रिक वॉल पर मार लेना चाहिए। शाओचो स्नेकी से कहता है कि वह जो भी रिफाइन करना चाहता है आराम से कर सकता है और वो बाहर डोर पर खड़े होकर गार्ड करेगा। स्नेकी एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता। वो अपना एंशिएंट एल्केमी फर्नेस निकालता है और उसे सीधे फोर्ज के अंदर डाल देता है। शाओचो उस हाई टियर ट्रेजर को देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि स्नेकी आखिर किस लेवल की चीज रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। स्नेकी तुरंत अपनी एनर्जी चैनल करना शुरू करता है और फर्नेस का अरे एक्टिवेट करके मटेरियल्स को मेल्ट करने लगता है। और जैसा कि माउंटेन मूविंग सेक्ट के लेजेंडरी सेटअप से उम्मीद थी, फर्नेस तुरंत मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन स्नेकी प्रोसेस को ध्यान से देखते हुए जल्दी ही रियलाइज करता है कि रिएक्शन स्पीड अभी भी काफी स्लो है। पूरी प्रोसेस खत्म होने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगने वाला था। स्नेकी थोड़ा पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे समझ आता है कि शायद थर्ड वॉच शुरू होने से पहले उसका रिफाइनमेंट पूरा नहीं होगा। उसे अफसोस होता है कि उसने ये बात शाओचो को पहले क्यों नहीं बताई। आखिरकार वह सिचुएशन को छिपाने की बजाय शाओचो को वार्निंग देने का फैसला करता। स्नेकी उसे बताता है कि आज रात थर्ड वॉच के दौरान सेक्ट पर शायद कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। शाओचो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तब स्नेकी समझाता है कि उसे ये इन्फॉर्मेशन उसके नए पपेट से मिली है। वह ली यांग को बाहर निकालता है और शाओचो से पूछता है कि क्या वो इस आदमी को पहचानता है। शाओचो ली यांग को देखते ही सिर हिला देता है। वह बताता है कि हाँ, उसने इसे पहले देखा है। उसके मुताबिक ली यांग कभी मिनिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट फिगर हुआ करता था, लेकिन कुछ बेहद खतरनाक और इवल कल्टीवेशन आर्ट्स प्रैक्टिस करने की वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया था। स्नेकी तुरंत पूछता है कि आखिर मिनिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी है क्या। शाओचो उसे जल्दी से पूरी लोर समझाता है। असल में मिनिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी चू स्टेट की ऑफिशियल कल्टीवेटर लीजन थी, लेकिन जब चीन आर्मी ने चू को हरा दिया तो मिनिस्ट्री को पूरी तरह डिसबैंड कर दिया गया। हालांकि रूमर्स के मुताबिक मिनिस्ट्री के कई सर्वाइवर्स बाद में एक अंडरग्राउंड अलायंस में शामिल हो गए। उनका मकसद सीक्रेटली चीन आर्मी के खिलाफ लड़ना और बदला लेना था। स्नेकी सारी बातें जोड़ता है और उसे सिचुएशन समझ आ जाती है। माउंटेन मूविंग सेक्ट ने चीन आर्मी के सामने सरेंडर करके उनका साथ दिया था, इसलिए ये सीक्रेट अलायंस आज रात यहाँ हमला करके पूरे सेक्ट से बदला लेने आ रही होगी। शाओचो भी मानता है कि ये पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग है और ऑनेस्टली अगर सच में इतने बड़े लेवल की डिजास्टर होने वाली है तो शायद भागने का कोई रास्ता भी नहीं होगा। लेकिन वह स्नेकी की तरफ सीधे देखकर कहता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाओचो कसम खाता है कि बाहर चाहे कितनी भी बड़ी कैओस क्यों ना हो जाए, वह किसी भी इंसान को स्मिथी के अंदर कदम नहीं रखने देगा जब तक स्नेकी अपना रिफाइनमेंट पूरा नहीं कर लेता। स्नेकी आखिरकार उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। वह दोबारा फर्नेस की तरफ मुड़ता है और अपना पूरा ध्यान आर्टिफैक्ट रिफाइनमेंट पर लगा देता है। अचानक जैसे ही स्नेकी मैक्सिमम स्पिरिचुअल एनर्जी फर्नेस में पंप करना शुरू करता है, उनके नीचे मौजूद ले लाइन सचमुच एक विशाल ड्रैगन का रूप लेने लगती है। स्नेकी ये देखकर पूरी तरह ऑस्ट्रक रह जाता है। उसे पहली बार समझ आता है कि ये रे आखिर कितना इंसेनली पावरफुल है। उधर सेक्ट के बाहर सीक्रेट अलायंस पहले ही अंधेरे में इकट्ठा हो चुकी होती है। वे ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि ड्रैगन जैसी एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट होने लगी है। उनके लिए इसका मतलब साफ है, माउंटेन मूविंग सेक्ट की लक आखिरकार खत्म हो चुकी है। टाइमिंग इससे बेहतर हो ही नहीं सकती थी। वे तुरंत अपना अरे तैयार करते हैं जिसका मकसद पूरे माउंटेन को सील कर देना है ताकि अंदर मौजूद कोई भी इंसान बाहर न निकल सके। इसके बाद अलायंस का लीडर अपनी पूरी स्क्वाड की तरफ देखता है और बेहद कोल्ड आवाज में आदेश देता है, आज रात एक भी ट्रेटर, इंसान या बीस्ट जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए।